Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Shri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat. Today we are going to start a new unit which is unit number 5, Greedy Programming. आपके सिलेबस का ये लास्ट यूनिट है, इसके बाद आपका सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा. सबसे पहले ग्रेडी प्रोग्रामिंग क्या है वो एक समझते हैं. तो इन ग्रेडी एल्गोरिथम वी मेक वॉट एवर चॉइस सीम्स बेस्ट at the moment in the hope that it will lead to global optimal solution. डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन ढूंढने का ही ट्राई किया था. सेम वही चीज़ हम ग्रेडी प्रोग्रामिंग के अंदर कर रहे हैं. बट द डिफरेंस बिटवीन द डायनेमिक एंड ग्रेडी इज इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग we make decision at each step considering current problem and the solution to previously solved sub problem to calculate the optimal solution. और ग्रेडी प्रोग्रामिंग के अंदर आप आगे का कोई भी सॉल्यूशन देखने नहीं जाओगे, पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को आगे लेके जाएंगे और वो सॉल्यूशन का यूज़ करके हम पीछे का जो सॉल्यूशन है वो ढूंढेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद ग्रेडी प्रोग्रामिंग. सबसे पहले ग्रेडी प्रोग्रामिंग है क्या और ग्रेडी प्रोग्रामिंग में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं. तो फर्स्ट टॉपिक इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेडी एल्गोरिथम्स, एलिमेंट ऑफ ग्रेडी स्ट्रेटजी. मेकिंग चेंज प्रॉब्लम आपका ग्रेडी प्रोग्रामिंग में हमें नहीं देखना है, पर ये मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी. मेकिंग चेंज प्रॉब्लम जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ही एग्जाम में आता है. उसके बाद है मिनिमम स्पैनिंग ट्री जिसके अंदर 2 एल्गोरिथम है, प्रीम्स एंड क्रुशिकल्स एल्गोरिथम. देन द नैपसैक प्रॉब्लम जिसे आप फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम भी बोल सकते हो. उसके बाद जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम एंड लास्ट इज Hoffman coding. Let's start with the general characteristic of greedy algorithm. Greedy algorithm की basic 4 characteristics है. आप इसे properties of greedy algorithm भी बोल सकते हो. First is greedy approach forms a set or list of candidates C. Second, once a candidate is selected in the solution, it is there forever. Once a candidate is excluded from the solution, it is never reconsidered. Third characteristic is to construct the solution in an optimal way, greedy algorithm maintains 2 sets. And the last one is one set contains candidates that have already been considered and chosen, while the other set contains the candidates that have been considered but rejected. तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से याद रखनी है. 4 मार्क्स में GTU एग्जामिनेशन में ग्रेडी की ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में आ सकती है. Then next topic is elements of greedy strategy. तो greedy algorithm पढ़ने के लिए टोटल 4 फंक्शंस का हम यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज solution function, which is a function that checks whether the chosen set of items provides a solution or not. Second is feasible function. That function checks the feasibility of a set. Third is selection function. It tells which of the candidate is the most promising. And the fourth is objective function, which does not appear explicitly but gives the value of a solution. ये 4 जो है वो आपके ग्रेडी स्ट्रेटजी का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के फंक्शंस हैं. उसके बाद आता है मेकिंग चेंज प्रॉब्लम. मेकिंग चेंज प्रॉब्लम के अंदर जैसे आपने आगे के डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर देखा था वैसे सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, but the way of working is different. So our problem is to devise an algorithm for paying a given amount to a customer using the smallest possible number of coins. Let's start with the example of making change problem. If suppose we need to pay an amount of 28 rupees using the available coins, and our available coins are 10, 5, 2 and 0.5. तो ग्रेडी सॉल्यूशन क्या होगा? अगर आप कोई भी कॉइन सिलेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपके पास अमाउंट है 0. हमें अमाउंट पे करनी है 28 रुपीज़ की विद द यूज ऑफ द गिवन कॉइन्स. तो अब हम स्टार्ट करते हैं 10 रुपये के कॉइन्स. अगर मैंने 10 रुपये के 2 कॉइन यूज़ किए तो मैं 20 रुपये पे कर सकती हूँ. अगर मैंने 10 रुपये के 2 और 5 रुपये का एक कॉइन यूज़ किया तो हम 25 रुपये पे कर सकते हैं. फिर अगर हमने 2 रुपये के एक कॉइन का यूज़ किया तो हम 27 रुपीज़ अमाउंट पे कर सकते हैं.
और लास्ट में हमने 1 रुपये का एक कॉइन का यूज़ किया तो हम 28 रुपीज़ पे कर सकते हैं। तो टोटल रिक्वायर्ड कॉइन्स आर 5 एंड द सिलेक्टेड कॉइन्स आर 10, 5, 2 एंड 1। तो ये है आपका मेकिंग चेंज प्रॉब्लम का सोल्यूशन विद द यूज ऑफ ग्रीडी प्रोग्रामिंग। ये मेकिंग चेंज प्रॉब्लम का एल्गोरिथम है जो हमें नहीं देखना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये हमें इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आगे बढ़ते हैं। मेकिंग चेंज प्रॉब्लम हमने ग्रीडी एल्गोरिथम से सॉल्व किया। तो हमने क्यों किया, ग्रीडी एल्गोरिथम का यूज हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एट एवरी स्टेप इट चूजेस द लार्जेस्ट अवेलेबल कॉइन विदाउट वरीइंग वेदर दिस will prove to be correct decision or not. It never changes the decision. Once a coin has been included in the solution, it is there forever. एक बार अगर आप कॉइन इंक्लूड कर रहे हो तो वो हमेशा के लिए वहाँ पे ही रहेगा। एक बार अगर आप कॉइन रिजेक्ट कर रहे हो तो वो कॉइन का आप कभी भी यूज नहीं करेंगे। दैट इज द मेन स्ट्रेटजी ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम। यहाँ पे फर्स्ट एक एग्जांपल है, सम कॉइन्स denominations 50, 20, 10, 5 and 1 are available. How many minimum coins required to make change of 37 cent? अगर आपको 37 रुपीज़ बनाने हैं तो आपको कितने कॉइन चाहिए होंगे? 20 रुपये का एक कॉइन, 10 रुपये का एक कॉइन, तो 5 रुपये का एक कॉइन और 1 रुपये के 2 कॉइन। दैट मीन्स आपको टोटल 5 कॉइन चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिनिमम कॉइन्स रिक्वायर्ड टू मेक अ चेंज ऑफ 91 सेंट्स? आपको 91 रुपीज़ बनाना है तो 50 रुपीज़ का एक, 20 के हमें चाहिए होंगे 2 और 1 का चाहिए होगा हमें 1। तो ये मिला के 4 कॉइन्स हमारे 91 रुपीज़ बन जाएंगे। अगर आपके डिनोमिनेशंस है 6, 4 एंड 1 एंड यू हैव टू मेक अ चेंज ऑफ ₹8, देन आपको कितने कॉइन चाहिए? तो 6 का 1 और 1 के 2, ऐसे करके मुझे 3 कॉइन चाहिए होंगे। पर अगर हमने 4 रुपीज़ के 2 कॉइन का यूज़ किया तो भी हमारा 8 रुपीज़ बन रहा है। तो द मिनिमम कॉइन्स रिक्वायर्ड आर 2 फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सबसे पहले तो स्पैनिंग ट्री क्या है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है वो पता होना चाहिए। तो स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ G is a subgraph which is basically a tree and it contains all the vertices of G but doesn't contain cycle. कोई स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन अगर आप लिख रहे हो तो स्पैनिंग ट्री क्या है? कोई पर्टिकुलर ग्राफ आपके पास है G, उसका अगर आप सब ग्राफ ले लो और वो सब ग्राफ को अगर आप ट्री में कंसिडर करो और वो ट्री जो है उसके अंदर सारे वर्टाइजेस, ग्राफ के सारे वर्टाइजेस कवर होने चाहिए पर साइकिल जनरेट नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ को हम बोलेंगे कि वो स्पैनिंग ट्री है। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है? तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ वेटेड कनेक्टेड ग्राफ G इज अ स्पैनिंग ट्री विथ मिनिमम और स्मॉलेस्ट वेट ऑफ एजेस। आप जो स्पैनिंग ट्री जनरेट कर रहे हो, अगर वो स्पैनिंग ट्री मिनिमम अमाउंट से जनरेट हो सकता है, मिनिमम वेट से जनरेट हो सकता है, तो वो स्पैनिंग ट्री को हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोल सकते हैं। There are basically 2 algorithms for constructing the minimum spanning tree. First is Kruskal's algorithm and the second is Prim's algorithm. Let's start with the example. सबसे पहले तो आपको ये ग्राफ दिखाया है, ये ग्राफ में स्पैनिंग ट्री क्या है वो हम दिखा देते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ जनरेट हो रहा है वो देखो, ये ग्राफ के अंदर सारे वर्टाइजेस तो कवर हो रहे हैं और साइकिल कहीं पे भी जनरेट नहीं हो रही है, तो ये ग्राफ का ये स्पैनिंग ट्री है ऐसा हम बोल सकते हैं। आपके पास ये ग्राफ है और ये ग्राफ के लिए अगेन मुझे स्पैनिंग ट्री जनरेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? देखो ये हो गया आपका स्पैनिंग ट्री, सारे वर्टाइजेस कवर हो रहे हैं पर यहाँ पे साइकिल जनरेट अगेन नहीं हो रही है। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री का सबसे पहला एल्गोरिथम विच इज क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम का एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये ग्राफ है, विद द यूज ऑफ दिस ग्राफ हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री जनरेट करना है बाय यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम जनरेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है टेकिंग अ मिनिमम एज। आपके जो ग्राफ के अंदर मिनिमम वेट वाली एज है वो एज को हम कंसिडर करेंगे, दैट इज बिटवीन C एंड D वर्टेक्स।
तो वो हमने कंसिडर कर ली। अब नेक्स्ट मिनिमम वाली जो है वो हम कंसिडर करेंगे। तो नेक्स्ट मिनिमम एज इज बी एंड सी। तो सी और डी के बाद हमने बी और सी कंसिडर किया। उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम एज इज बी एंड ई। तो हम वो कंसिडर करेंगे विथ वेट 3। उसके बाद की मिनिमम एज है ए एंड बी। तो हम वो कंसिडर करेंगे विथ वेट 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जितने भी वर्टाइजेस है ग्राफ के अंदर वो सारे वर्टाइजेस कवर हो रहे हैं और साइकिल भी जनरेट नहीं हो रही है। तो यू कैन से दैट दिस इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ द गिवन ग्राफ। और इसका वेट जो है अगर हम कंसिडर करें, काउंट करें, तो वेट बनेगा 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज 10। तो विद द यूज ऑफ 10 कॉस्ट हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री जनरेट कर पाएंगे। क्रूस्कल्स एल्गोरिथम से आप जब भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री जनरेट कर रहे हो तो रूल ये है कि आपको जो गिवन ग्राफ दिया है वो गिवन ग्राफ में से आप सबसे कम वाला वेट वाली जो एज है वो कंसिडर करोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट मिनिमम वेट वाली एज को कंसिडर करते जाओगे। कब तक कंसिडर करोगे? जब तक आपकी सारे वर्टाइजेस कवर नहीं हो जाते हैं तब तक। तो ये क्रूस्कल्स एल्गोरिथम का लॉजिक हुआ। नेक्स्ट ये है क्रूस्कल्स एल्गोरिथम। ये क्रूस्कल्स एल्गोरिथम जो है आपको ये चीज़ जो है वो करनी पड़ेगी। ये एग्जाम में आता है, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन क्रूस्कल्स एल्गोरिथम विथ एग्जाम्पल। तो आपको ये पूरा एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा और उसका एग्जाम्पल लिख के ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एल्गोरिथम एक बार अच्छे से देख लो। ये एल्गोरिथम आपको कंपलसरी याद रखना ही है। जैसे हमने प्रोसीजर की है वैसे ही एल्गोरिथम के अंदर पूरी प्रोसीजर लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो एन जो है वो नंबर ऑफ नोड्स है, टी जो है टी इज द एजेस ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। यहाँ पे हमें एन डिफाइन करना पड़ेगा, स्मॉल एन फॉर सेट्स एंड कैपिटल एन फॉर एलिमेंट ऑफ सेट। एक ई लिया है, ई है हमारा एज। यू और वी जो है वो आपके वर्टाइजेस हो जाएंगे। यू और वी आर द वर्टाइजेस ऑफ योर पर्टिकुलर एज। जो एज आप कंसिडर करोगे वो आपको लिस्ट के अंदर एक टी नाम का लिस्ट है, वो टी नाम के लिस्ट के अंदर आपकी विजिटेड वर्टाइजेस को डालते जाना है। ये चीज़ आप कब तक करोगे? जब तक आपका जितने भी ग्राफ के अंदर वर्टाइजेस है वो सारे वर्टाइजेस कवर नहीं हो जाते हैं तब तक। Find U tells in which connected component node U is found and ये मर्ज जो है, मर्ज इज यूज टू मर्ज द टू कनेक्टेड कंपोनेंट। जो आपकी एज को कनेक्ट कर रहा है वो दो कनेक्टेड कंपोनेंट को मर्ज करवाने के लिए हमने ये मर्ज फंक्शन का यूज किया है। दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ क्रूस्कल्स एल्गोरिथम। क्रूस्कल्स एल्गोरिथम का ये एग्जांपल आपको खुद से करना है। इसका सॉल्यूशन भी मैंने इसमें दिया है, मैं फटाफट से आपको सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, पर ये क्रूस्कल्स एल्गोरिथम का एग्जांपल आपको खुद से ट्राई करना है। ये एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको एल्गोरिथम का आंसर लिखना कैसे है। तो ऐसे स्टेप 1 करके आपको सॉर्ट द एजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दैट वेट। हमने पहले ये एजेस को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब इसमें से आप कौन कौन सी एज कंसिडर करोगे वो आप साइड में टिक करते जाओगे। मतलब मैंने 1 और 2 को कंसिडर किया, उसके बाद हमने कंसिडर किया है 2 और 3 को, उसके बाद 4 5 को भी कंसिडर किया है। देन आफ्टर हम कंसिडर करेंगे 6 7, उसके बाद हम 1 4 को भी कंसिडर करेंगे। 2 5 को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 कंसिडर्ड है, 1 4 कंसिडर है एंड 4 5 भी कंसिडर्ड है। अगर हमने ये 2 5 वाली एज को कंसिडर कर लिया तो क्या हो जाएगा? ये पूरी साइकिल जनरेट हो जाएगी जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के रूल में नहीं है, इसलिए हम 2 5 एज को कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हम लिस्ट में से निकाल देंगे। देन आती है 4 7 वाली एज। 4 7 वाली एज को भी हम कंसिडर करेंगे। तो इतनी एज को कंसिडर करने के बाद आपका जो ग्राफ है वो ऐसे बन रहा है और ये पूरे नोड्स को कवर कर रहा है, सारे वर्टाइजेस यहाँ पे कवर हो गए और साइकिल भी जनरेट नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो हुआ दैट इज योर मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ योर गिवन ग्राफ विद द यूज ऑफ क्रूस्कल्स एल्गोरिथम। ये एग्जाम्पल आपको अपने घर से फिर से ट्राई करना है। अगर नहीं पता चलेगा तो हम डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में इसे देख लेंगे।
ये हो गया आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो जाने के बाद हम इसकी टोटल कॉस्ट कंप्यूट करेंगे विद द यूज ऑफ गिवन वेट। हम ये टोटल कॉस्ट कंप्यूट कर पाएंगे। तो आपके पास जो गिवन वेट है वो है 1, 2, 4, 4, 3 एंड 3 और इसकी जो मिला के टोटल कॉस्ट होती है वो है 17। तो ये पूरे मिनिमम स्पैनिंग ट्री की आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 17। ये पूरी चीज आपको ऐसे रिप्रेजेंट करनी है। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे हमने जो जो एजेस कंसीडर की है उसको उसके वेट के साथ लिख दिया है। अब हम कनेक्टेड कंपोनेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने 1, 2 लिया, तो हम एजेस कंसीडर में 1, 2 को डाल देंगे और कनेक्टेड कंपोनेंट में 1 और 2 जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। फिर हमने 2, 3 को लिया तो 1, 2, 3 कनेक्ट हो गया। फिर हमने 4, 5 को लिया है तो 1, 2, 3 अलग, 4, 5 अलग हो गया है क्योंकि 1, 2, 3 और 4, 5 के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो हम इसे कंबाइन नहीं कर पाएंगे। फिर हमने 6, 7 को लिया और 6, 7 को यहाँ पे हमने कनेक्टेड कंपोनेंट में डाल दिया। उसके बाद हमने 1, 4 को लिया, इसलिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो कनेक्टेड हो जाएगा और 6, 7 अभी अलग है। उसके बाद हमने 2, 5 को कंसिडर किया है और 2, 5 ऑलरेडी कनेक्टेड कंपोनेंट में ही है तो 2, 5 हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसे हम रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने 4, 7 को कंसिडर किया है तो 4, 7 का यूज करके आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 जो है वो कनेक्टेड कंपोनेंट बन रहे, इसलिए हम 4, 7 को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है उसमें से 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 4 एंड 4, 7 विद द यूज ऑफ दिस एजेस हम हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट जो है वो जनरेट कर पाए हैं इन द क्रूस्कल्स एल्गोरिथम। तो ये जो पूरा तरीका मैंने आपको दिखाया है, ऐसे आपको आपका पूरा जो आंसर है वो लिखना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रूस्कल्स एल्गोरिथम एंड इट्स एग्जांपल। ये आपकी एक्सरसाइज है जिसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं। ये 2 क्वेश्चंस आपको घर से क्रूस्कल्स एल्गोरिथम का यूज करके सॉल्व करना है। द कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द क्रूस्कल्स एल्गोरिथम इज average case complexity is a log n, where a is the total number of edges considered for the connected component and n is the total number of nodes in the graph. a जो है वो आप कौन कौन से एजेस को कंसिडर कर रहे हो उसके नंबर है और n जो है वो आप कौन कौन से नोड्स को या फिर एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहे हो उसके नंबर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रूस्कल्स एल्गोरिथम। In our next session we are going to discuss about the Prim's algorithm. So आज के सेशन में हम क्रूस्कल्स एल्गोरिथम तक ही रखेंगे। हम हमारे नेक्स्ट सेशन में प्रिम्स एल्गोरिथम का डिस्कशन करेंगे। तब तक आप ये क्रूस्कल्स एल्गोरिथम जो है वो अच्छे से कर लो। प्रिम्स और क्रूस्कल्स एल्गोरिथम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो आपको प्रिम्स एल्गोरिथम वाले सेशन देखने के बाद पता चल जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिम्स एंड क्रूस्कल्स एल्गोरिथम। प्रिम्स और क्रूस्कल्स एल्गोरिथम कोई भी एल्गोरिथम का आप यूज करो, विद द यूज ऑफ दिस 2 एल्गोरिथम आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो जनरेट कर पाओगे। और दूसरी बात कि ये दोनों के आंसर जो है वो सेम आएंगे। इसका जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री जनरेट होगा वो ट्री भी सेम होगा, बस द ओनली डिफरेंस इज द वे ऑफ वर्किंग। तो प्रिम्स एल्गोरिथम जो है वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज सेशन एंड stay connected for the next videos. Thank you guys. Thank you for watching the video.